नमस्ते बच्चों। आज के इस पीरियड में आप सबका स्वागत है। और कल हम लोग पूरा पाठ पढ़ चुके थे। अब अभ्यास कार्य देखेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। सारे उत्तर मैं बता रहा हूँ और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर, मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का, तो मुख्य रूप से उनके पिता का और शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा था। जैसा उन्होंने पहले ही कहा था कि माँ का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो इसका उत्तर देखिए। लिखने का तरीका है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पहला किसका? पिताजी का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। उन्हीं ने लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का ही योगदान है। क्योंकि कई बार दूसरों ने निंदा की, दूसरों ने बड़ाई की, लेकिन पिताजी उनको रोके नहीं और अपने कार्यों को आगे बढ़ाती चली गई। दूसरा प्रभाव किसका पड़ा? शीला अग्रवाल का। तो लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़क दिए। आज़ादी के प्रति उनके मन में एक चिंगारी जलाई। पिता उसे चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जनजीवन में खुलकर विद्रोह करना सिखा दिया था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस आत्मकथा इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भठियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो पढ़ाते समय जैसा मैं बताया था कि भठियार खाना, इसे जहाँ भट्ठी जलती हो भठियार खाना। तो एक बार और देखिए कि भठियार खाने के दो अर्थ हैं। जहाँ हमेशा भट्ठी जलती रहती है अर्थात चूल्हा चढ़ा रहता है, जहाँ बहुत शोरगुल रहता है। भठियारे का घर कमीने और असभ्य लोगों का जमघट। पाठ के संदर्भ में यह शब्द पहले अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। रसोई घर में हमेशा खाना पकाना चलता रहता है। पिताजी अपने बच्चों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे उन्हें जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा करते हुए भठियार खाना अर्थात प्रतिभा को नष्ट करने वाला कह दिया। तीसरा, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए। हुआ यूं कि लेखिका के आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर उनके कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया। पिता पहले से ही लेखिका के विद्रोही स्वभाव से परेशान रहते थे। उन्हें लगा कि जरूर इस लड़की ने कोई अपमानजनक, अनवांछित
काम किया है, अवांछित कार्य किया है। इस कारण उन्हें सिर झुकाना पड़ेगा। इसलिए वे बड़बड़ाते हुए कॉलेज गए। कॉलेज में जाकर उन्हें पता चला कि उनकी लड़की तो सब लड़कियों की चहेती नेत्री है। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री। सारा कॉलेज उसके इशारों पर चलता है। लड़कियां प्रिंसिपल की बात भी नहीं मानती, केवल उसी के संकेत, उसी के इशारे पर चलती हैं। इसलिए प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना कठिन हो गया है। यह सुनकर पिता का सीना गर्व से फूल उठा। वे गदगद हो गए। उन्होंने प्राचार्य को उत्तर दिया, ये आंदोलन तो वक्त की पुकार है, इन्हें कैसे रोका जा सकता है? कैसा आंदोलन? आज़ादी के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। लेखिका पिता के मुख से ऐसी प्रशंसा सुनकर विश्वास न कर पाई। उसे अपने कानों पर भरोसा न हुआ। उसे तो यही आशा थी कि उसके पिता उसे डांटेंगे, धमकाएंगे तथा उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न क्या है? लेखिका की अपने पिता से वैचारिक विचार संबंधी वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। यह अपने शब्दों में आपको लिखना है। थोड़ा मैं संकेत कर दे रहा हूँ। लेखिका और उसके पिता के विचार आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे उसके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे, वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। यहीं आकर दोनों की टक्कर होती थी। विवाह के मामले में भी दोनों के विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करें, परंतु लेखिका ने उनकी परवाह नहीं की और राजेंद्र यादव से शादी की। क्यों? क्योंकि राजेंद्र यादव भी एक बहुत अच्छे लेखक थे, हंस पत्रिका के संपादक थे। चलिए पांचवा क्या दिया है? इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। अर्थात उनकी क्या भूमिका थी उसके बारे में बताना है। चलिए तो थोड़ा इस पे संकेत करते हैं। सन 1942 से 1947 तक का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। इन दिनों पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार पूरे यौवन पर था, पूरी जवानी पर था, अर्थात चरम पे था। आज़ादी की लड़ाई तो सन 1857 से ही शुरू हुई थी, लेकिन यह जो 42 से 47 में जैसा मैं आप लोग बताया भी था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो 42 से 47 यह चरम पे था। हर नगर में हड़तालें हो रही थी, प्रभात फेरियाँ हो रही थी, जलसे हो रहे थे, जुलूस निकाले जा रहे थे, युवक युवतियाँ सड़कों पर घूम घूम कर नारे लगा रहे थे। सारी मर्यादाएं टूट रही थी। घर के बंधन, स्कूल कॉलेज के नियम, सबकी धज्जियाँ उड़ रही थी। लड़कियां भी लड़कों के बीच खुलकर सामने आ रही थी। ऐसे वातावरण में लेखिका मन्नू भंडारी ने अपूर्व उत्साह दिखाया। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी की, भाषण दिए, हड़तालें की, जलसे जुलूस किए। उसके इशारे पर पूरा कॉलेज कक्षाएं छोड़कर आंदोलन में साथ हो लेता था। अतः
हम कह सकते हैं कि वे स्वतंत्रता सेनानी थी। लेखिका एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अब है रचना और अभिव्यक्ति। पढ़ने के बाद आपकी क्या अभिव्यक्ति, आपके मन में क्या विचार आए, थोड़ा इस पे चर्चा होगी। तो छठा है, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए, जैसा जहां आप रह रहे हैं उस परिवेश के अनुसार या समाज को जो देख रहे हैं उसके अनुसार। तो आज परिस्थितियां बदल गई हैं। महानगरों में बच्चे गुल्ली डंडा पतंग उड़ाना आदि भूल गए हैं। महानगरों में एक तो जगह नहीं है कि गुल्ली डंडा खेलें, पतंग उड़ाने के लिए भी कहीं कहीं मैदान ऐसे हैं या लोग छत पे उड़ा लेते हैं। तो महानगरों में बच्चे गुल्ली डंडा पतंग उड़ाना आदि भूल गए हैं। छोटे नगरों में जहां ये खेल अभी प्रचलित हैं, अब मोहल्लेदारी उतनी नहीं रही। अब लोग अपने अपने घरों में सिकुड़ने लगे हैं। कोई किसी दूसरे के बच्चे को अपने घर में घुसाकर प्रसन्न नहीं होता है। दिल भी उतने बड़े नहीं हैं। पहले संयुक्त परिवार थे, जॉइंट फैमिली, इसलिए परिवारों को अधिक बच्चों की आदत थी। उसी तरह का रहन सहन भी था। खुले आंगन या खुली छतें थी। आस पड़ोस का भाव जीवित था। अब मोहल्लेदारी नहीं रहे। मोहल्लेदारी का मतलब है मोहल्ला गली, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की ज़िंदगी अपने फ्लैट, अपने कमरे, 2 कमरे 3 कमरे तक सीमित रह गई है। खेलने कूदने के शौक़ भी टीवी देखने या कंप्यूटर चलाने में बदल गए हैं। और कंप्यूटर से भी ज़्यादा अब क्या है, मोबाइल। सारा काम मोबाइल से हो रहा है और लैपटॉप से हो रहा है। परिणाम स्वरूप पड़ोस को झेलने का तात्पर्य है अपने ड्राइंग रूम में पड़ोसी बच्चे को झेलना, उसे अपने सोफे पर बैठाना तथा कभी कभी होने वाली हानि को सहना। यह संभव नहीं रहा है। और एक प्राइवेसी भी है कि लोग नहीं चाहते हैं कि अपने घर की बात दूसरे बच्चे जानें। और परिवर्तन भी ऐसा हो रहा है, तो उसके अनुसार बदलाव हो रहा है। दूसरे, अब टीवी संस्कृति ने नर नारी संबंधों को उघाड़कर इतना भड़का दिया है, इतना उसे भद्दा बना दिया है कि हर माता पिता अपनी लड़कियों के बारे में सजग हैं। सब बच्चे परिपक्व हो गए हैं। इस कारण माता पिता लड़की को तो अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ते। अतः कुल मिलाकर लड़कियों की स्वतंत्रता कम हुई है। 7वां है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस संस्कृति से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार बताना है, लिखना है। ठीक है, अपने अपने विचार। तो जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा मेरा विचार कि यह बात बिल्कुल सही है। आस पड़ोस मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। किसी मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं, परंतु दुर्भाग्य से अब पड़ोस में आना जाना नहीं रहा। स्त्री पुरुष दोनों कमाऊ होने लगे हैं। इस कारण उन्हें इतना समय नहीं मिलता कि अपने निजी काम समेट सकें। पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, स्त्री पुरुष दोनों कमा रहे हैं। कहीं कहीं तो एक मैं सुना भाई कि एक पद्धति चली है, डिंक क्या है, डबल इनकम नो किड्स। मतलब दोनों लोग कमाएं और कोई बच्चे नहीं, पैसे कमाओ ऐश करो। अब ऐसा सिस्टम चल गया है। तो छुट्टी का दिन भी घर बाहर संभालने में बीत जाता है। इस कारण पड़ोस कल्चर प्रायः समाप्त हो गया है।
बड़े तो बड़े, बच्चे भी पैदा होते ही कैरियर की दौड़ में इतने अंधे होने लगे हैं कि उन्हें अपनी छोड़कर अन्य किसी की खबर नहीं है। यह शहरी जीवन का सबसे बड़ा हादसा है। इस कारण मनुष्य हृदय की उदारता, विशालता, हंसी ठिठौली, मजाक, ठहाके और उल्लास सब भूल गया है। वह स्वयं में बिल्कुल अकेला, उदास और बेचारा हो गया है। मेला वगैरह भी घूमना, मंदिर जाना तक बच्चे सब बंद कर दिए हैं। जहाँ माँ बाप के साथ बच्चे मंदिर जाते थे, खेलते कूदते थे, मेला जाते थे, वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। उनका एक लक्ष्य हो गया है। और शुरू से ही हमें तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि केजी क्लास से ही, अब केजी क्लास तो छोड़िए, हाँ, प्री नर्सरी, प्ले हाउस ऐसे खुल गए हैं कि माँ बाप बच्चे 2 साल 2.5 साल क्यों रहे हैं और उन्हें भेज दे रहे हैं कि अपनी जान बचे, दूसरा झेले, पैसा जो फीस लेना हो ले ले। यह कल्चर, यह संस्कृति विकसित हो गई है, डेवलप हो गई है। चलिए, बाकी आप अपने विचार लिखिए, आप जो देख रहे हैं उसको। 8वां है, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यास की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। अब पुस्तकालय में लेखिका के द्वारा, भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो लेखिका द्वारा जो लिखी हैं, एक तो है महाभोज, आपका बंटी, ये 2 उपन्यास है। लाइब्रेरी में पता नहीं उपलब्ध है कि नहीं, मुझे लग रहा है महाभोज हो सकता है, आपका बंटी तो नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अब सुविधा जो है कि नेट पे आप इसे बड़े आराम से खोज सकते हैं और डाउनलोड करके यदि इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं। और जैसा मैं आप लोगों को पढ़ाते समय बताया हूँ था, बहुत पहले कक्षा 8वीं में डीएवी की जो किताब थी, उसमें बहुत पहले एक पाठ था दक्षिण का सुख। तो दक्षिण के सुख पाठ में बहुत बढ़िया एक वाक्य दिया गया है कि आजकल पढ़ता कौन है, पढ़ते हैं बच्चे, वह भी पढ़ते नहीं, केवल रटते हैं, प्रश्नों के उत्तर रटते हैं। तो पढ़ता कौन है, यह बात सही है। तो इसलिए महाभोज को, हालांकि बहुत पतला उपन्यास है, अगर जिसकी इच्छा हो तो इस छुट्टी में पढ़ सकता है। चलिए, 9वां क्या दिया है, आप भी अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखिए। तो ये तो 8वीं तक था, अब कहाँ किसके पास है कि बच्चे डायरी लिखें। तो चलिए अगला देखते हैं, भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में क्या दिया है, इस आत्मकथ्य में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। बहुत सारे मुहावरे आए हैं, रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाएं। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। तो इस लू उतारी तो क्या होता है, लू उतारना एक प्रकार से गर्मी निकालना। वाक्य प्रयोग, मैं उस घमंडी व्यक्ति के घर पहुंचा और खूब उसकी लू उतारी। फिर क्या दिया है, आग लगाना, आग लगाना, झगड़ा लगाना, चुगली करना। वाक्य प्रयोग बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अध्यापक जी मेरे घर आए और पिताजी से मेरे बारे में आग लगाकर चले गए, बाद में मार मुझे खाना पड़ा। फिर तीसरा क्या है, वे तो बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। थू थू करना, करके चले जाएं, अपमानित करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला होना, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, गुस्साना। जैसे ही मैं घर पहुंचा, पिताजी मेरे ऊपर आग बबूला हो गए। बहुत छोटा वाक्य है, ऐसे ही आप लोग अपने से बना सकते हैं कि बाहर खड़े बच्चे शोर कर रहे थे, पिताजी उन पर आग बबूले हो गए। अब है पाठ्येतर सक्रियता, पाठ से हट करके। इस आत्मकथ्य से हमें यह जानकारी मिलती है
कि कैसे लेखिका का परिचय साहित्य की अच्छी पुस्तकों से हुआ। आप इस जानकारी का लाभ उठाते हुए अच्छी साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। कौन जानता है कि आप में से कोई अच्छा पाठक बनने के साथ साथ अच्छा रचनाकार भी बन जाए। बहुत अच्छी बात है अगर जिसको पढ़ने की रुचि हो, लेकिन फिर वहीं पे आके प्रश्न उठता है कि पढ़ता कौन है। हाँ, पढ़ते केवल बच्चे हैं, वो भी पढ़ते नहीं रटते हैं। तो जिनकी रुचि हो वो पढ़ सकता है। लेखिका के बचपन के खेलों में लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई और काली टीलो आदि शामिल थे। क्या आप भी यह खेल खेलते हैं? आपके परिवेश में इन खेलों के लिए कौन से शब्द प्रचलन में हैं? इनके अतिरिक्त आप जो खेल खेलते हैं उन पर चर्चा कीजिए। इस तरह से खेल भी अब बंद हैं। हाँ, पकड़म पकड़ाई, आइस पाइस, ठीक है, छुआछूत, छूना, एक दूसरे के दौड़ा करके छूना। और हम लोग तो भाई नदियों में कूद कर तैरते थे, वहाँ पकड़ना, तैर करके एक दूसरे को पकड़ना। बहुत सारे खेल थे, आइस पाइस, गिल्ली डंडा और लंगड़ी टांग। अब आजकल देखते हैं सड़क पे बहुत हुआ तो बच्चे क्या है वो गिट्टी उट्टी रख करके गिट्टी गेंद वगैरह खेलते हैं। और आप लोग शहरों में या कॉलोनी में कुछ और खेलते हैं, गांव में कुछ और खेलते हैं। क्या क्या खेलते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर क्या दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उनमें से किसी एक पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। चलिए भाई, यह हो गया गृह कार्य है, आप लोग इसे करिएगा। जैसे झांसी की रानी हैं लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, इस तरह से और आप नेट पे खोज करके देखिए। शब्द भंडार हैं, अहमवादी, घमंडी, भग्नावशेष, खंडहर, टूटे फूटे हिस्से, विस्फारित, और अधिक फैलना बढ़ाना, आक्रांत, कष्टग्रस्त, निषिद्ध, जिस पर रोक लगाई गई हो, वर्चस्व, दबदबा। राजेंद्र जी के बारे में बता ही दिया था कि यहाँ हिंदी के प्रमुख कथाकार एवं हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव जी। और महाभोज मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है, दास साहब उसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है। अब यहाँ दिया है नमूने के तौर पर 9 वर्षीय शिवांक की डायरी का एक पन्ना दिया जा रहा है। देखिए, डायरी लिखने के जो कहा गया है तो आप डायरी लिख सकते हैं। ये शिवांक की डायरी है। क्या लिखा है उसने, आज सुबह पापा ने जल्दी से मुझे उठाया और कहा, देखो देखो बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है। फिर मैं जल्दी से उठा और पापा से कहा, दीदी को भी उठाओ। फिर हमने देखा कि हमारे घर के सामने वाले ग्राउंड में हरी हरी घास पर सफ़ेद सफ़ेद ओले गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने चमेली के फूल गिरा रखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, चिड़िया भाग रही थी, कौवे परेशान थे, पेड़ काँप रहे थे, अर्थात हवा से हिल रहे थे, पेड़ काँप रहे थे, बिजली चमक रही थी, बादल डरा रहे थे। एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, बहुत देर तक बैठी रही, फिर उड़ गई। अभी तक कोई बच्चा खेलने नहीं निकला, इसलिए मैं आज जल्दी डायरी लिख रहा हूँ। सुबह के 10 बजे हैं। मैं अपना सीरियल देखने जा रहा हूँ। आज मेरा न्यू इंक पेन और पेंसिल बॉक्स आया। आज दोपहर को धूप निकली, फिर हम खेलने निकले। आजकल हम लोग मिट्टी के गोले बना के सुखा देते हैं, फिर हम उनके ऊपर पेंटिंग करते हैं। उसके बाद फिर उनसे
खेलते हैं। यह है डायरी। और जानिए लंगड़ी की कुश्ती, इसे भी आप लोग देखिएगा। और इसी के साथ अभ्यास कार्य समाप्त होता है और यह पाठ समाप्त होता है। अब इसके बाद आप लोगों को कृतिका के जो पाठ हैं उनको पढ़ना है। और जब फिर आगे से क्लास चलेगा तो कृतिका आप लोगों को पढ़ाएंगे। कृतिका की कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, सब लोग पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।